आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका सदाबहार लेजेंड्स में। मैं रिजवान ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज भी हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके गाने जो उन्होंने लिखे हैं वो अगर हम एक बार ना सुने तो हमारा दिन पूरा नहीं होता। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर उनके गाने ना गूंजते हों, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की भी। हिंदुस्तान के बहुत अजीम उर्दू शायर और बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा सॉन्ग राइटर यानी फ़िल्मों में नग़मा निगार, उन्होंने एक से एक लाजवाब नग़मे लिखे हैं। तकरीबन 60 बरस का उनका फ़िल्मी करियर रहा है जिसमें उन्होंने बहुत शानदार लाजवाब नग़मे लिखे हैं जो आज भी गूंज रहे हैं और गूंजते रहेंगे। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, जो हिंदी सिनेमा के, हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन उर्दू शायर और नग़मा निगार रह चुके हैं। और आज सदाबहार लेजेंड में हम बात करेंगे उन्हीं अजीम शख्सियत की यानी मजरूह सुल्तानपुरी साहब की। हमारे साथ मौजूद हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब की साहबजादी, जो उनकी बहुत लाडली थी, वो कुछ यादगार पल हमें बताएंगी सबा साहिबा। और साथ में मौजूद हैं राजू नौशाद साहब, जो सबा साहिबा के शरीक हयात हैं, नौशाद साहब के साहबजादे हैं। ये भी एक दिलचस्प रिश्ता है, किस तरह से नौशाद साहब जिन्होंने मजरूह साहब को मौका दिया था अपने फ़िल्म में गाने लिखने का, और ये दोस्ती, ये एक प्रोफेशनल रिश्ता कैसे रिश्तेदारी में बदला, ये तमाम बातें बात करेंगे। और मजरूह साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प बातें हैं। मजरूह साहब बहुत इंटेलिजेंट शख्स थे, हाफिज़ कुरान भी थे, हकीम भी थे। तकरीबन 8-9 बरस तक उन्होंने हिकमत की। इस पेशे को छोड़कर कैसे वो उर्दू शायर बने, फ़िल्मों के नग़मा निगार बने, ये बातें हमें बताएंगी। सबसे पहले सबा साहिबा जो उनकी साहबजादी हैं, हम तहज़ीब टीवी की तरफ से सबसे पहले आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मौका आपने दिया बातचीत का। मजरूह सुल्तानपुरी साहब जो वाकई लेजेंड हैं हिंदी सिनेमा के, हिंदुस्तान के, उनके बारे में हम बात करेंगे। सेंटिनरी ईयर है यानी 100 साल पूरे हो चुके हैं उनकी पैदाइश को, याद किया जा रहा है, याद किया जाता रहेगा हमेशा। सबसे पहले इस पर आप लोग क्या कहेंगे, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ। हमारे अब्बा ने शुरुआत की 1946 से जी। और 2000 तक उन्होंने गाने लिखे हैं जी। और 1946 से बहुत पहले वो यूपी के गांव सुल्तानपुर में रहते थे और उनके अब्बा पुलिस में थे, तो वो चाहते थे वो हकीम बने। जी। तो वो हकीम बने और 9 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है, हकीम बने रहे। वहाँ उन्होंने अपना डिस्पेंसरी भी खोली थी। उसके बाद उनको शायरी का बहुत शौक़ था। फिर बहुत बाद उनके अब्बा के बाद वो जिगर मुरादाबादी साहब के शागिर्द बने। फिर जिगर साहब ने 1946 में कहा कि बॉम्बे में एक मुशायरा है, तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो। जी। तो 1946 में वो बॉम्बे आए और साबू सिद्दीक हॉल में मुशायरा था। उसी मुशायरे में AR कारदार साहब, नौशाद साहब भी मौजूद थे। जी। तो उन्होंने अपनी शायरी पढ़ी। कुछ याद है आपको, कौन सी शायरी पढ़ी थी? शबे इंतज़ार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, शबे इंतज़ार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। वाह वाह। तो फिर इस पे है नौशाद साहब और कारदार साहब को ये पसंद आए उन्होंने जो कहा, और उन्होंने फिर उनको शाहजहाँ में ब्रेक दिया, फर्स्ट फिल्म शाहजहाँ गाने लिखने के लिए। अच्छा, राजू नौशाद साहब, रिश्ते की बात तो हम बाद में करेंगे कि कैसे रिश्ता ये आगे बढ़ा, लेकिन मजरूह साहब वाकई एक ऐसी शख्सियत रही हैं कि हर कोई उनके जो नग़मे उन्होंने लिखे हैं उसकी बात करता है, आज तक गूंज रहे हैं। ऐसे नग़मे शायद ही कोई लिख पाया है जो मजरूह साहब हमें दे गए हैं, हिंदी सिनेमा को दे गए हैं। क्या आप जानते हैं, क्या कहेंगे मजरूह साहब के लिए? देखिए, मजरूह साहब के शुरू का तो मैं छोड़ देता हूँ, ये इनका जो लिखने का स्टाइल था जी, वो हमेशा कहते थे कि देखो बेटा, फिल्म इंडस्ट्री में 4 सिचुएशन है गाने के, 5वां सिचुएशन अभी तक आया नहीं जी। और हर बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है कि मजरूह साहब कोई नई बात लाई है, और वो मैं कहता हूँ ये इस सिचुएशन पे तो मैंने 2000 के ऊपर गाने लिखे, तो अब नई बात कैसी आएगी? तो आप कुछ मुझे बताइए, ये गारा कौन है, उस कैरेक्टर के बारे में बताइए। तो फिर वो कैरेक्टर की ज़बान जो होती थी उस पे लिखते थे।
अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे दूसरे शायर, अरे इतना बड़ा शायर लिख रहा है CAT कैट, कैट माने बिल्ली, वो किशोर कुमार के ऊपर था तो वो जो हरकतें करता था उसी हिसाब से लिखा, या पे एक लड़की भीगी भागी सी, इसमें कोई शायरी नहीं है। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, तो बोलते तो वो कैरेक्टर के ऊपर लिखते थे, तो उस पर नया रंग आता था। ये सारे गाने हिट रहे हैं। सारे गाने, एक तरफ वो लिखा है हम हैं मताए कूचे बाजार की तरह, फिर रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यार हो की तरह जी। तो ऐसी ज़बरदस्त शायरी इनकी। और ये भी मैं कहूँ ज़्यादातर इनके गाने ट्यून पे हैं और ट्यून पे लिख के शायरी लाना बहुत मुश्किल है। ये मजरू साहब को कोई छू नहीं सकता है जो इनकी शायरी जो लाते थे। अभी देखिए वो हमेशा कहते थे ट्यून पे लिखना उस्ताद मेरे नौशाद साहब हैं। अच्छा। नौशाद साहब ने पहला ही गाना दिया मुझे शाहजहां का, ट्यून थी, बोले मजरू साहब इस पे चाहिए हमको, ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहते थे कि नौशाद भाई मुझे नहीं आता ट्यून पे लिखना, तो बोले आप बैठिए मैं साथ में हूँ आपकी मदद करूँगा। तो पहला गाना था जब उसने गेसू बिखराए, ये एक वो अफगानी टाइप की ट्यून थी। बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई हैं चंचल मुखड़ा चूम के। तो ये पहला इनका लाइफ का पहला गाना था जो नौशाद साहब के लिए लिखा था। नौशाद साहब ने के साथ बैठ के लिखा। फिर उनके शाहजहां ने तो एक हंगामा कर दिया था, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। KL सहगल साहब। KL सहगल साहब को इतना पसंद था कि उनको वसीयत करके कि जब मैं मरूंगा मेरी अर्थी को ले जाओगे शमशान घाट तो यही गाना बजेगा आखिर वक्त तक। तो उनके घर से लेके शमशान घाट तक यही गाना बजता रहा। वो पुराना चाबी वाला ग्रामोफोन था, उसको मतलब चला के हाथ से जी वहाँ पूरे उनके जनाजे में यही गाना बजता रहा। वाकई बहुत हिट भी हुआ था ये गाना मजरू साहब का। अरे सारे गाने शाहजहां के एक हंगामा कर दिया था जी। फिर नौशाद साहब और मजरू साहब की दूसरी फिल्म में साथ हुआ, महबूब प्रोडक्शन की अंदाज, उसने भी हंगामा मचा दिया। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत, आज किसी की हार हुई है आज किसी की जीत। दरअसल ये गाना मजरू साहब ने फिल्म के लिए नहीं लिखा था। अच्छा। जिस दिन आज़ादी मिली थी उस दिन लिखा था उन्होंने, और वो फिल्म में इस्तेमाल किया गया बाद। तो फिर नौशाद साहब ने कहा कि ये सिचुएशन पे, पिक्चर की सिचुएशन पे बैठ रहा है, इसी को रखते हैं हम। अच्छा। फिर वो टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, तो वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। अंदाज के तो सारे गाने जो थे वो सारे सुपर हिट हुए थे। फिर उसके बाद में अंदाज के बाद में एक अधूरी फिल्म की उन्होंने नौशाद साहब के साथ, फिर ये वो लेफ्टिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लिया था। इनके साथ थे सब बरला सानिक, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद, साहिर साहब वगैरह, ये सबसे साथ में इनके कैफी आजमी भी थे। तो कोई नज़म लिख दी थी इन्होंने, तो उसके वजह से उनको जेल हो गई जी। 2 साल की जेल हुई थी। 2 साल के लिए जेल हुई, बॉम्बे में आर्थर रोड में थे जी। तो वहीं से नौशाद साहब का साथ छूटा। फिर नौशाद साहब के साथ में शकील साहब आ गए, शकील बदायूनी, मगर उनका जो बागपन था वो गया नहीं, जेल में भी खामोश नहीं रहे। उस जेल का सुना दो ज़रा आवाज़ है। हमको क्या रोके, हमको क्या रोके जिंदाने बला मजरू। जिंदान कहते हैं कैद खाना, बला यानी कि कैद खाने की मुसीबतें। हमको क्या रोके जिंदाने बला मजरू, हम तो आवाज़ है दीवार से छन जाएंगे। वाह, मतलब अंदर भी वो लिखते रहे मुसलसल। वो अंदर भी लिखते रहे और वो ये हमेशा कहते थे कि कैद खाने में मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मुझे एक कोई प्रीस्ट थे, ईसाई प्रीस्ट, उनको भी जेल हुई थी तो एक ही कमरे में थे, तो बोलते तो उससे मैंने इंग्लिश सीखी। अच्छा, फ़ारसी उर्दू और ये सब तालीम तो वो ले चुके थे। तो इंग्लिश सीखी, अंग्रेज़ी की तालीम जेल में उन्होंने ली। जेल में हुई जी। अच्छा, बहुत उसूल पसंद शख्सियत थी मजरू साहब की, जैसे कि
आपने बताया जेल गए थे, लेकिन माफ़ी का एक मौका मिला था, लेकिन माफ़ी भी नहीं मांगी उन्होंने। और जब गाने लिखने की फ़िल्मों में बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया हाँ, था इनकार कर दिया था, कि लेकिन जिगर साहब ने कहा जी, कि उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा नहीं है, मैं फ़िल्मों के लिए नग़्मे नहीं लिखूंगा। हालांकि उस वक्त लोग मौके तलाशते थे और ये बहुत बड़ी बात थी कि फ़िल्मों में लोगों को मिलने के बावजूद भी इनकार किया। उसूल पसंद शख्सियत रही थी। आपने कितना कुछ सीखा है, साहबजादी थी उनकी, कितना कुछ याद है कि घर में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते थे, या क्या वो यादें हैं? हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन था, लेकिन वो हम लोगों को बहुत चाहते थे, कुछ इतना बहुत हॉट टेम्पर्ड थे। अच्छा। लेकिन घर में एकदम सही थे। और खाना वक्त पे चाहिए, ऐसे सब रूल्स थे उनके। और खाना सही, मतलब अच्छा पकना चाहिए। अच्छा, मैं तो मतलब खाने के भी शौकीन थे। हाँ, शौकीन थे बहुत। असली घी में खाना उनका हमेशा ज़िंदगी भर असली घी में खाया। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट चाहिए। हाँ। और नगमे भी और वैसे कपड़े लिखते थे। वो वाइट कुर्ता पैजामा वो लखनऊ से बन के आता था, और वो स्लीव पे कली चुन्नट डाली जाती थी। अच्छा, अलग से। अलग से नहीं, वो मजूर साहब चुन्नट वो डालते थे। वो अलग से, मतलब वो ऐसे ऐसे हमारे भाईजान कोई थे। बर्तन का हिस्सा होता था, वो उससे ढक्कन 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 होता था। ढक्कन वैसे स्लीव्स ऐसे रख दिया, ढक्कन से ऐसे ऐसे करते थे तो वो चुन्नट बन जाती थी। अच्छा, वो पसंद थी मजूर हाँ, साहब मतलब परफेक्ट वाइट कुर्ता पैजामा। को। जी। और पैजामे में भी ज़ारबन होगा तो रेशम का। अच्छा। तो वो उनका वो मिजाज था और बागपन था उनमें, जो आखिर वक्त तक रहा। जी, काफ़ी लंबे वक्त तक नगमे लिखे हैं। अरे पुराने बहुत। दौर के म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ भी, नए दौर के म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ भी काम किया है। जी जी, उनको मशहूर था कि नया कंपोज़र हो तो मजरूह साहब को लो, ये बहुत लकी साबित होते हैं। जी। अब जैसे कि ओपी नैयर बहुत पहले से थे, वो क्या ओमकार क्या नैयर नाम था इनका, मगर वो चले नहीं। पहला उनका साथ हुआ मजरूह साहब के साथ आर पार में, उसके बाद से उन्होंने पलट के नहीं देखा और हमेशा मजरूह साहब के साथ ही काम करते थे। वैसे बर्मन दादा के साथ हुआ, लक्ष्मीकांत दोस्ती से उठे, तीसरी कसम, ये तीसरी मंजिल में ये थे। आर डी बर्मन पहले भी किया मगर वो इतना नहीं चले, तीसरी कसम तीसरी मंजिल से चले। आनंद मिलन वो पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा आनंद मिलन को भी। और फिर जतिन ललित, पहला नशा पहला खून। आने वाले जो नए कंपोजर्स थे हाँ। उनके लिए भी लकी साबित हुआ। या कोई नया डायरेक्टर हो तो वो कहते हैं कि मजरूह साहब को लो। अभी जैसे कि हेमा मालिनी ने एक फिल्म डायरेक्ट की, क्या नाम था? दिल आशना। दिल आशना है। तो वो तो तमिलियन, उर्दू तो बहुत दूर की बात है, हिंदी भी बराबर नहीं बोल पाती थी। तो और वो आती थी गाड़ी लेके खुद मजरूह साहब को पिकअप करने सिटिंग के लिए। तो एक बार उन्होंने पूछा कि बीबी ये बताओ मुझे कि जब तुम उर्दू समझती नहीं हो तो मुझे क्यों लिया तुमने? तो बोली सर यू आर वेरी लकी फॉर न्यू कमर्स। अच्छा, इसलिए ये अब एक अल्लाह की तरफ से देन होगी, हो सकता है मजरूह साहब की, कि जिसके साथ काम करें वो कामयाब हो जाते थे। मजरूह साहब बहुत ही टैलेंटेड थे। वो बहुत लोगों को मालूम नहीं, म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत सीखे हुए थे। अच्छा। कोई इनको ट्यून बताए तो फ़ौरन बोले कि बेटा देखो ये झपताले में तो करके देखो, इसी ट्यून को देखो, उसका रंग बदल जाएगा। अब ये वो 3 ताल में लो, सब जानते थे ये जी। और बहुत सुरीले। बुशारा पढ़ते थे तो तरन्नुम में पढ़ते थे। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं होती थी, इतनी रेंज थी, मतलब आवाज़ की बहुत ही बुलंद आवाज़ थी। आप साहबजादी थी और आपके लिए तो कई गाने भी लिखे उन्होंने, कई गानों में आपका नाम शामिल किया उन्होंने, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। क्या ख़ास मोहब्बत लगाव था आपसे? और हाँ। एक तो आप किस्सा वो भी है कि फिल्म साथी का गाना था, ये कौन आया रोशन हो गई, तो वो भी आपके लिए वो गाते थे घर में, तो उसको गाना। हाँ, क्योंकि हम लोग शाम को वो है, हम लोग हमारी मुलाकात हम लोग की शाम ही को होती थी, क्योंकि लेट इवनिंग वो रोज़ बाहर चले जाते, कभी कोई मुशायरा हो, किसी के यहाँ कुछ गेट टुगेदर कुछ भी हो, और लेट नाइट आते थे। और सुबह हम लोग जब उठते थे हम लोग स्कूल चले जाते थे, फिर शाम को ही मुलाकात होती थी। तो ऐसे फिर ऐसे छेड़ते थे ये सब। अच्छा, ये कौन आया रोशन हो गई, इसके पीछे भी कुछ हाँ देखिए वो फिल्म देखिए, नौशाद साहब और मजरूह साहब का साथ छूट गया।
जी। शकील साहब आ गए, 25 साल तक शकील साहब साथ में रहे। और शकील साहब भी वो अच्छे दोस्त थे मजरू साहब के, दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द। जी। तो मजरू साहब दोस्ती तो वैसी रही, साथ में शिकार पे जाना, मछली के शिकार पे जाते थे, दोस्ती वैसी रहती थी। फिर शकील साहब के बाद में तो मजरू साहब फिर वापस आए, समझ लीजिए करीब 25-30 साल के बाद में। फिल्म थी साथी, और साथी से ही हम दोनों का साथ हुआ। अच्छा। तो साथी में एक गाना है, जे कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो शाम से। तो ये शाम को घर आती थी तो इनको देख के वो ये बोलते थे। तो अब्बा को सुनाया साथी की सिचुएशन के लिए, नौशाद भाई ये कैसा है रहेगा, तो उन्होंने बोला ठीक, बहुत अच्छा है ये। तो वो गाना फिल्म में शामिल किया गया आपको। कई गाने हैं जैसे कि नन्ही कली, सोने चली, हवा धीरे आना, वो भी ये छोटी थी तो उनको गोद में लेके सुलाते थे और ये गाते। हाँ, ये तुषार भाटिया म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इतना अच्छा गाना आपने कैसे ये लिखा निकली, तो कहने लगे कुछ नहीं, सबा वहाँ सो रही थी तो उनकी तुम्हारी अम्मा उसे सुला रही थी तो मुझे ये याद आ गया, बस वो तो गुनगुनाने गुनगुना। लगे। हाँ। अच्छा, रिश्ते की जब बात की तो साथी फिल्म से आप लोगों का साथ हुआ कैसे? क्या नौशाद साहब ने पसंद किया था इनको बहू के तौर पर, या मजरू साहब चाहते थे कि ये नौशाद साहब की बहू बने? भाई देखिए, या आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था? रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, बेशक, और हम लोग तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियाँ हैं। बिल्कुल। तो फिर भी आप, अगर ये आपकी लव स्टोरी अगर इसको बताना चाहते हैं, अगर भाई हमारी आपने पसंद, इसमें तो मजरू साहब का ये लव स्टोरी, खैर कुछ भी हो, जी, तो हम लोग का बस रिश्ता था, हो गया। साथी फिल्म से हम लोग का साथ हुआ। जी। तो नौशाद साहब ने कुछ कहा था रिश्ता होने के बाद, या जब शादी हो गई? नौशाद साहब देखिए बहुत ही नेक इंसान, और वो उनको तो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। कहीं भी जाएं, अब सबा को भी ले लो साथ में, हमेशा साथ में रखते थे। कोई बात हो तो मुझे डांट देंगे, अगर मैंने सबा को कुछ कहा तो वो डांट देंगे मुझे, खबरदार बोलना नहीं ऐसा। तो वो बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। एक कॉन्ट्रास्ट था मजरू साहब के नेचर में और नौशाद साहब। जितने हम्बल पोलाइट नौशाद साहब थे और मजहबी मजरू साहब उसके एकदम रिवर्स थे। अच्छा। मगर फिर भी इनकी दोस्ती ऐसी थी। कभी आपको उन्होंने कहा कुछ शादी के बाद कि इतने बड़े ख़ानदान में जा रही हो और इतने बड़े आदमी की बहू बन रही हो, कैसे आपको इज्जत रखनी है, कैसे रहना है? बहुत अच्छे, मतलब बहुत खुश थे हम लोगों के रिश्ते से। तो कुछ कहा कि किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए? हाँ, कहते थे बहुत जी, बहुत कहते थे। तो कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं आगे नहीं, जिंदगी ऐसे में कभी नहीं। मौका नहीं मिला जी। बहुत ही। देखिए, हम ख़ासतौर से हमारा और उनका शौक़ बहुत मिलता हुआ था, तो मैंने उनके गाने भी काफ़ी कंपोज किए हुए हैं, तो बहुत ही नज़दीक थे हम लोग। तो उन्होंने बेबहरी ट्यून को बहर में लाए, देखिए, और ट्यून पे शायरी लाना, ये उनका कमाल था। ऐसे तो तुकबंदी हर कोई करता था, मगर शायरी हो तो ये उनकी खूबी थी मजरू साहब की, और कोई। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बाग़े वफ़ा में, वो ट्यून पे 7 गाने हैं। अच्छा। मगर वो ये गाना सब में ज़्यादा सबसे हिट हुआ ये के बोल के ऊपर से जो शायरी है, जब हम ना होंगे तब हमारी खाक पे रुकोगे चलते चलते, अश्कों भरी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पर कहीं हम तुमसे मिलेंगे बन के कली बन के सबा बाग़े वफ़ा में। तो ये मजरू साहब की ये बहुत बड़ी खूबी थी, शायरी में भी, ये ट्यून पे भी शायरी लाना, ये कमाल था उनका। ये इन्हीं का कमाल था और किसी को ये हासिल नहीं हुआ। ये फ़न था मजरू साहब का। और आपकी अगर बात करें सबा साहिबा, तो मजरू साहब की साहबजादी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नौशाद साहब की बहू, ऐसे 2 अजीम जो शख्सियत रही हैं, लेजेंड्स रहे हैं हिंदी सिनेमा के, और इतनी शानदार पर्सनैलिटी रही है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी अपनी ज़िंदगी में दोनों की आप याद आती हैं, अमली ज़िंदगी में लाती हैं, या उस पर चलने की कोशिश करती हैं? देखिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। जी। नौशाद साहब या मजरू साहब ये अपने काम में ऐसे डूबे रहते थे
कि उनको वक्त नहीं मिलता था। नौशाद साहब सुबह से जो बैठते थे इस कमरे में, तो खाना दोपहर का भी खाना 4 बजे या 5 बजे जब भी निकले बाहर खा लेते थे, रात को भी, तो ज़्यादा बोलते नहीं थे। अच्छा। मजरू साहब का भी यही था कि वो भी अपने दिन में 3-3 गाने लिख रहे, 4-4 गाने लिख रहे हैं, और बहुत ही बिजी रहते थे आदमी। वो आते थे सीधे अंदर जाके बैठ जाते थे। अब्बा हम लोग यहाँ बैठे रहते थे, कोई मतलब कोई पुकारे या कुछ नहीं, इतने घंटों तक हम लोग बातें ही किया करते थे। चाय फिर चाय रखते थे। या खाना वाना खाने के बाद में फिर जाके उनके कमरे में जाके फिर वो लेट जाते थोड़ी देर लेटते थे, फिर मजरू साहब की बात करें सफ़र की, इतना लंबा सफ़र रहा है और शायद ही कोई नग़्म निगाह जो है उन्होंने इतने लंबे वक्त तक गाने बिल्कुल सही और एक से एक शानदार गाने लिखे हैं। तो कोई ख़ास गाने से लगाव था उनको, कोई एक गाना बहुत पसंद हो या अक्सर उसको गुनगुनाते हो, सुनते हो? नहीं, उनको सारे गाने भूल जाते थे वो। इनकी माँ याद दिलाती थी, ये फलाने फिल्म का गाना है, हाँ हाँ हाँ, खुद ही सुनते थे, अच्छा कहा है, बहुत अच्छा कहा है, लिखा है। किसने लिखा है? तो इनकी फिर माँ कहती थी तुमने तो लिखा है वो फलाने फिल्म का है। टीवी पे भीगी रात आ रही थी जी, भीगी रात, तो उस पे कहा था उन्होंने, कहने लगे इसके गाने बहुत अच्छे हैं, एकदम मतलब शायरी जैसे। भीगी रात उसके गाने पसंद थे। आरती के गाने पसंद थे। हाँ, आरती के भी एक से गाने थे। हाँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में। जैसे कि देखिए भीगी रात का एक गाना है, मुझे बहुत पसंद था, अब क्या मिसाल दूँ मैं वो आरती फिल्म का। जी। इंसान बन गई है कली महताब की, किरण महताब की। देखिए ये गाना है यार, दोस्ती में तो लाजवाब गाने थे, लाजवाब। दोस्ती की बात करें तो उसके तो नग़्मे आज तक यादगार हैं। जब भी सुने, रफ़ी साहब ने जो आवाज़ दी थी वो आदमी मन करता है कि सुनते रहें। तो दोस्ती के गाने लिखते वक्त कुछ ख़ास मेहनत की थी, क्योंकि कैरेक्टर जो थे वो पहली बार ऐसे 2 नए कलाकार थे, कोई जाने माने चेहरे नहीं थे। मजरू साहब को अगर कोई इंटरफेयर नहीं करे, अपने हिसाब से लिखते थे वो, तो फिर बहुत अच्छा लिखते थे। जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह जिसने सबको रचा, शिव का वरदान हूँ। तो दोस्ती फिल्म के जब गाने लिखे, अवार्ड मिला था उनको, फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिर और सब में अच्छा। देखिए दोस्ती के बारे में मैं अक्सर पूछा जाता, तो मैं कहता हूँ कि मजरू साहब का बा कमाल शायरी इसमें, सारे गाने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लाजवाब म्यूज़िक, मगर उन गानों में रूह डाली एक ही शख्स ने, वो है मोहम्मद रफ़ी। बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये प्यारेलाल हयात है, वो ख़ुद कहते हैं कि वो गाना था, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। वो बोले थे ये एक मराठी भजन है। 100 साल पूरे हो चुके हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब को, और वाकई अजीम पर्सनालिटी रही हैं, हिंदी सिनेमा की कहें या हिंदुस्तान की कहें, हर जगह जश्न है, उनको याद किया जा रहा है। आप जब याद करती हैं एज आ फादर, तो क्या तन्हाई में कभी थोड़ा सा गम अंगेज़ हो जाती हैं या थोड़ा सा याद करके? क्योंकि उनको बहुत लगाव था, मतलब आपसे उनको, ज़्यादा। वो समझ जाते, चेहरा देख के समझ जाते क्या हुआ। अच्छा, तो आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश सब हर ये उनकी बहुत बड़ी लाडली थी जी। हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। बहन भाइयों को वो थोड़ा एतराज़ होता था कि भाई सभा को नहीं, ख्वाहिश सब पूरी की उन्होंने। 3 बेटियां, 2 बेटियां पहले पैदा हुई, उसके बाद में तीसरी ये थी। तो इनकी जो मजरू साहब की वालदा थी, वो उनका मूड ख़राब हो गया कि एक लड़का तो होना चाहिए, तो बोले कि मुझे मेरे सामने से हटा दो इसको, ये करो। तो मजरू साहब थे, उनको देखने गए थे, जब जाने लगे तो बोले इसने मेरा कुर्ता पकड़ लिया। अच्छा। बोले तब से मुझे एक अलग मोहब्बत फीलिंग पैदा हुई इसके लिए। मतलब ये कि हो सकता है ये कुदरती तौर पर कि अब आप नाराज़ मत हो जाना। दादी तो नाराज़ हो गई हैं, लेकिन उस दौर में माहौल था ऐसा कि लड़के की ख्वाहिश। हमारे बाद 2 भाई। अच्छा, तो ये कोई गज़ल आपको याद है, सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? मजरू साहब की वजह तो सारी ही जी सुना दो, वही सुना दो।
क्योंकि इनको एक ही गज़ल याद है जी, और वो इसलिए याद है, मैं बाद में बताऊंगा। जी। वही ना, सुनाया है पहले मुझे। कोई बात नहीं, एक बार और नाज़रीन हमारे सुनना चाहते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राहों में जल गए। वाह 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 वाह, ये बहुत पसंद है। अब क्या आप बता रहे थे? ये मैं ये कहना चाहता, ये एक ही गज़ल याद है क्योंकि शादी से पहले ये मेरे लिए पढ़ती थी। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राहों में जल गए। चलिए, तो और भी अच्छी बात है कि तो आप पूछ रहे थे कि इसने पहल की, आप समझ गए होंगे। ठीक है मजरू साहब के बारे में मैं बताता हूँ। उनका जो जी, एक बागपन था, किसी की परवाह नहीं करते थे। ओपी नैयर से झगड़ा हो गया एक मामूली सी बात पे, उसके बाद काम नहीं किया। नौशाद साहब के साथ इतने साल गैप रहा, फिर साथ में आए, तो बोले किसी की परवाह नहीं। उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और अपने मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी काम नहीं करते थे। अभी देखिए, ये एक लोगों के लिए एक पैगाम है। पैगाम क्या, वो समझने की बात है। जब वो दौड़ चलाता चोली के पीछे क्या है, तो सब वही ट्रेंड हो गया, गाना हिट हो गया, सब वो उसी टाइप के गाने चाहिए। एक प्रोड्यूसर ने बुलाया इनको, मजरू साहब को, डायरेक्टर नए थे मगर वही ज़्यादा जोशीले थे। बोलने लगे मजरू साहब मुझे शायरी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर शायरी नहीं चाहिए तो मुझे क्यों बुलाया, मैं तो उर्दू की रोटी खाता हूँ। बोले ना, आजकल वो गाने चल रहे हैं ना, चोली के पीछे क्या है, वो गाल है सेक्सी और ये हिप्स ऐसे वैसे, इस टाइप का मसाला चाहिए मुझे, आजकल ये चलता है। तो सुना उन्होंने, उठे किताब लेके, अपनी किताब उठा ली और उसके मुंह पे खींच के मारी डायरेक्टर के, और कहा यहाँ मैं शायर हूँ, कलम को दवात में डुबो के शायरी करता हूँ, तो किसी और से लिखा लो। चले गए वहाँ से। तो उनमें वो बागपन था और आखिरी सांस तक हो रहा। वाकई बहुत कम ऐसे राइटर्स रहे हैं या नगमा निगार हिंदी फिल्मों के रहे हैं जिन्होंने, एस मदन भी एक म्यूजिक डायरेक्टर रहे जी, थे, उनके लिए भी नगमे उनके लिखे लिए हैं। भी लिखे। वही मैं बताना चाह रहा था कि एक वाहिद शख्सियत मजरू साहब की ऐसी रही है नगमा निगारों की, अगर हम बात करें फिल्मी दुनिया की, हिंदी सिनेमा की, कि मुख्तलिफ़ म्यूज़िक कंपोज़र्स के लिए काम किया है। बहुत कम ऐसे नगमा निगार रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ काम किया है, उनके लिए गाने लिखे हैं। कुछ तो मखसूस होते थे, यानी कुछ चुनिंदा जो म्यूज़िक कंपोज़र्स होते थे उनके लिए गाने लिखते थे, लेकिन म्यूज़िक कंपोज़र्स की पहली पसंद मजरू साहब थे। और ये वाकई बात साबित करती है कि आखिर वक्त तक जो नए नए म्यूज़िक कंपोज़र्स आए उन्होंने भी मजरू साहब से गाने लिखवाए अपनी फ़िल्मों के लिए और वो भी हिट रहे। तो ये वाकई लेजेंड हैं मजरू साहब, हमारी इंडस्ट्री के, हिंदुस्तान के। इनको कभी नहीं भुलाया जा सकता और ना कभी भुलाया जा सकेगा। मैं आखिरी बात दोनों से आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे मजरू साहब, आज जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे, किस तरह उनको याद करते हैं? पहले राजू साहब आप बताइए। उनका एक कुछ चंद लाइनें मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, ज़माना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। बहुत वाकई ये बहुत खुश रहे जहाँ भी है, हम लोग यही दुआ करते हैं। जी वो कहीं भी होंगे तो वही उनका बागपन रहेगा जी, आज और भी लड़ते झगड़ रहेंगे सबसे। मैं यही कहूँगा कि उनके जैसा कोई गीतकार नहीं आया। बिल्कुल। शायरी में भी देखिए उनका एक था, हमेशा फ़ारसी में कहते थे। तो बिल्कुल सच है, ऐसे लेजेंड हैं मजरू साहब जिनको हमेशा याद किया जाएगा उनकी शख्सियत के लिए, उनके बेबाक जो उनका अंदाज़ था, मिजाज था, उसके लिए, और उनके नगमों के लिए जो आज भी दुनिया भर में गूंज रहे हैं, गूंजते रहेंगे। ऐसे लेजेंड्स बहुत कम पैदा होते हैं। मजरू साहब जैसा ना कोई आया है, ना कभी कोई आ पाएगा। तो ये सदाबहार लेजेंड्स रिजवान के साथ में अब तक इतना ही। अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, किसी और सदाबहार लेजेंड की बात करेंगे हिंदी सिनेमा के। अब हमें दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से कि आप लोगों ने ये मौका दिया और मजरू साहब के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। मुलाकात करेंगे आपसे इंशाअल्लाह अगले शुमारे में। तब तक के लिए आदाब।